सर, कैंसर में होम्योपैथिक मेडिसिन कितना इफेक्टिव है? पूरा का पूरा लंग कैंसर क्योर हुआ है। एक कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिशनर्स को या डॉक्टर्स को क्या अप्रोच रखना चाहिए? देखिए, सो फॉर होम्योपैथी इज कंसर्न, अगर किसी के फैमिली टेंडेंसी में कैंसर है, जैसे कि किसी के माता पिता को, दादा दादी को या उनके मामा मामी, नाना नानी को कैंसर है सर, और सर उसके आगे के जनरेशन में वो कैंसर ना हो, इसमें सर होम्योपैथिक मेडिसिन क्या भूमिका निभाती है सर? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये मेरे हिसाब से होम्योपैथी एकमात्र एक ऐसा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। कोई भी पेशेंट जब लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में हो और अस्पताल उसको जवाब दे चुके हैं, तो सर होम्योपैथी वहाँ पे अपना क्या रोल निभा सकता है? कि हम अपने मेडिसिन दे करके उसके सफरिंग को कम कर सकते हैं और सब कुछ अगर अच्छा रहा तो लाइफ स्पैन भी इम्प्रूव हो सकता है। कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने में मेंटल सिम्टम्स का क्या भूमिका है सर? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रोल ऑफ साइकी इन डिजीजेस। कैंसर के लिए जैसे गैस्ट्रिक कैंसर, लंग कैंसर, ओवरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, ये सब के लिए सर कुछ कॉमन मेडिसिन हो सकते हैं क्या? कैंसर के लिए होम्योपैथी भी इतना स्पेसिफिक है बेस्ड ऑन एविडेंस, सर क्या इस पर काम हो रहा है हमारा? होम्योपैथी के साथ इंटीग्रेट करते हो तो आपको रिजल्ट। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर, आप अपने NIH में जर्नी के बारे में कुछ बताइए। NIH में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ 2009 16 नवंबर में। उससे पहले मैंने NIH से ही अपना MD किया था 2003 बैच। 2003 में हमने पास आउट किया और मेरी जो जर्नी रही NIH में 2009 से लेकर अभी तक बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्सीलेंट रहा है। स्टूडेंट करियर में काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पर। NIH में आने से पहले भी जब हम NIH में नहीं थे, जब हमने NIH से MD नहीं की थी, हम ACH डॉक्टर अभिनचंद्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा, वहाँ से हम लोगों ने BHMS किया। और BHMS करते वक्त MD करने के लिए हमेशा इच्छा रही थी कि NIH में जाए, क्योंकि NIH तब से ही काफ़ी फेमस रहा है। नॉट बिकॉज इट्स ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। NIH अपने आप में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है अपने क्वालिटी के कारण, इसलिए नहीं कि ये एकमात्र एशिया का सबसे बड़ा होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यहाँ की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग है और पेशेंट केयर है, वो एक्सीलेंट है। और ये हम जब BHMS कर रहे थे इन द ईयर 1997, 98, 99 में मैंने BHMS पास किया, तब से हमारा एक मन में इच्छा रही थी कि हम करेंगे तो MD NIH से करेंगे। किसी और कॉलेज में हमारा MD सिलेक्शन हुआ, फाइनली हमने ड्रॉप किया और NIH से MD किया। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद फिर हम 2009 में यहाँ पर जॉब पर आए और जॉब करते वक्त अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। NIH का रोल बहुत ही एक्सीलेंट है, टीचिंग में, पेशेंट केयर में, रिसर्च में, इन तीनों मामले में NIH लाजवाब है और निसंदेह NIH का फ्यूचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया NIH में काम चल रहा है। सर, आप जो है कैंसर OPD के इंचार्ज हैं सर, तो सर आप हमको क्या बताएंगे कि कैंसर OPD में किस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं सर? फ़िलहाल कैंसर OPD हमारे यहाँ पर काफ़ी सालों से चल रहा है और हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो डेटा हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड इंडिया, ऑल ओवर इंडिया देखा, लगभग वैसा ही डेटा हमें NIH से भी मिल रहा है। अगर आप देखोगे कि कौन सा कैंसर सबसे कॉमन है इंडिया में, सबसे पहले आपको मिलेगा ब्रेस्ट कैंसर, देन लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, ऐसे स्टेज मिलेंगे आपको। और जो पेशेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोगों ने बनाया है स्टैटिस्टिक्स और हमने देखा है कि सबसे पहला मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे लंग कैंसर के पेशेंट है, कोलोन कैंसर के पेशेंट है, फिर लिम्फोमा के पेशेंट है, सार्कोमा, ऐसे कैटेगरी पेशेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। सर, एक क्वेश्चन सर कॉमन लोगों के जानने के लिए, सर कैंसर क्यों होता है? और सर इस कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ना हो कॉमन लोगों को, तो सर क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, कैंसर क्यों होता है, कैंसर का कोई एक कारण नहीं है। जैसा आप लोग अभी जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, पूरा मेडिकल फेटर्निटी यही बोलता है कि कैंसर का कोई कारण नहीं, कैंसर मल्टीफैक्टोरल है। मल्टीफैक्टोरल में इसमें आपका लाइफस्टाइल, इसमें आपका डाइट, इसमें आपका स्ट्रेस फैक्टर, इसमें आपका जेनेटिक फैक्टर, सब कुछ, और आपका जो भी एक्सपोजर है, जिस तरह के एक्सपोजर आप ले रहे हो, अगर आप एडिक्शंस में हो, आप स्मोकिंग करते हो, आप एल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हो, तो मल्टीफैक्टोरल है ये। इसमें आपका स्ट्रेस फैक्टर भी आता है, डाइट भी आता है, लाइफस्टाइल भी आता है और जेनेटिक फैक्टर भी आता है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर आप इसको रोक लो तो आप कैंसर से बच जाओगे। फिर भी कैंसर को काफ़ी हद तक, अगर आप इतना सब कुछ, अगर बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके चले, तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है टेंडेंसी। सर, कैंसर में होम्योपैथिक मेडिसिन कितना इफेक्टिव है सर?
देखिए, कैंसर में होम्योपैथिक मेडिसिन का इफेक्टिवनेस को लेकर तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले लगभग 10 साल में से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पर कैंसर पेशेंट का। इसमें मैं इस बारे में 2 बातें आपको बोलना चाहूँगा। होम्योपैथी में चाहे कैंसर हो या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो, जैसे मानते हैं कि हम कैंसर को भी क्रॉनिक डिजीज़ ही मानते हैं, ठीक है, और इसमें जो रिज़ल्ट होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट के, डॉक्टर के नॉलेज के ऊपर और उसके स्किल के ऊपर। अगर मैं किसी कैंसर केस में रिजल्ट नहीं दे पाया, उसको आराम दे नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथी काम नहीं कर रहा है या होम्योपैथिक दवा कैंसर में कोई असर नहीं दे पा रही है। ये मेरी ही कुछ कमी हो सकती है कि मेरा नॉलेज या एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं है जिसके कारण मैं उस पेशेंट को आराम नहीं दे पा रहा हूँ कि और हो सकता है जो मुझसे ज़्यादा बेहतर होम्योपैथ होंगे उस केस में अच्छा रिजल्ट दे पाए। और मेरा जो फिलहाल पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, एवरी डे आई एम लर्निंग। 10 साल पहले या 5 साल पहले मेरा जो नॉलेज था कैंसर का, आज वैसा नहीं, काफ़ी आगे बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में और आगे बढ़ेगा। और जो रिजल्ट हम देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ, अगेन आई एम सेइंग, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द नॉलेज एंड स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर। उस बेसिस में जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है उस रिज़ल्ट से हम सेटिस्फाइड है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट को मिला है। हमने उनका लाइफ स्पैन को इम्प्रूव किया है, उनके सफरिंग को कम किया है। और एक बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, बहुत खुशी होती है मुझे ये बोलते हुए, कम से कम 5 से 6 कैंसर पेशेंट हमारे यहाँ क्योर हुए हैं। एक केस को हमने पब्लिश किया है, गॉल ब्लैडर कैंसर को, जो क्योर हुआ है। एक पेशेंट लंग कार्सिनोमा, लंग कैंसर एडवांस स्टेज 2 में आया था। पेशेंट ने रेडियोथेरेपी भी कराया, 2 बार केमोथेरेपी भी कराया, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं रहा। फाइनली वो NIH में आया और आज 2026 हो गया, पेशेंट अभी भी यहाँ पर आता है, बड़ा फॉलोअप कराता है। 2021 से हमने इलाज स्टार्ट किया। 1 साल के बाद ही ट्यूमर का साइज़ 50% कम हो गया और ग्रेजुअली पूरा का पूरा लंग कैंसर क्योर हुआ है। अभी हम उसको पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कैंसर है जो कि हमारे यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। सर, एक कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिशनर्स को या डॉक्टर्स को क्या अप्रोच रखना चाहिए? देखिए, सो फॉर होम्योपैथी इज़ कंसर्न, हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी इज़ ए होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यहाँ एंड इन होम्योपैथी वी डोंट ट्रीट द डिजीज़, वी ट्रीट द पेशेंट विद द डिजीज़। हमारे पास रोगी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि रोग। हम जब किसी भी डिजीज़ को इलाज करते हैं, चाहे वो कैंसर हो, आर्थराइटिस हो या कुछ भी हो, हमारे लिए पेशेंट प्राइमरी होता है। हम पेशेंट को का जो हमारा अप्रोच होता है, जो हमने होम्योपैथी में सीखा है, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम, प्रॉपर केस टेकिंग करना है आपको एक्साइटिंग, मेंटेनिंग फंडामेंटल कॉज निकालना है, आपको उसके एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस को देखना है। उसके बाद जो कैंसर लेकर आया उसका पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या उसको निकालना है। उसके बाद उसके माइंड को स्टडी करना है, फिजिकल सिम्टम स्टडी करना है। ये सब चीज़ों को स्टडी करके आपको एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रिपेयर करना है और जो मेडिसिन ज़्यादा इंडिकेट हो रहा है उसके हिसाब से आपको पहले वो मेडिसिन देना है, फॉलोड बाय आप नेक्स्ट मेडिसिन पे जा सकते हो। तो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट जो कैंसर का है वो वैसा ही है जैसे कि आप दूसरे क्रॉनिक केस में डील करते हो। ऐसा कोई सेपरेट प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कैंसर का नहीं है सर। और अगर किसी के फैमिली टेंडेंसी में कैंसर है, जैसे कि किसी के माता पिता को, दादा दादी को या उनके मामा मामी, नाना नानी को कैंसर है सर, और सर उसके आगे के जनरेशन में वो कैंसर ना हो, इसमें सर होम्योपैथिक मेडिसिन क्या भूमिका निभाती है सर? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये मेरे हिसाब से होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है जहाँ पर कि हम मेडिसिन देकर काफ़ी सारे टेंडेंसीज को और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में जैसे कि मास्टर हैनीमैन ने भी अपने पुस्तक में ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया कि कैसे हम किसी टेंडेंसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे करके किसी पेशेंट की किसी पर्टिकुलर टेंडेंसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं। ये हमारे पास ये स्कोप होम्योपैथी में है। सर, हमको सुनने में मिलता है कि कोई भी पेशेंट जब लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में हो और अस्पताल उसको जवाब दे चुके हैं। सर, आपने भी उसको कहा कि एक बार आपका गॉल ब्लैडर का कैंसर हुआ था, तो सर बहुत जगह वो घूमा तो आपके पास आया तो फिर वो ठीक हो गया। तो सर ऐसे केसेस में जब वो लास्ट स्टेज कैंसर पे आता है तो सर होम्योपैथी वहाँ पे अपना क्या रोल निभा सकता है? यस, देखिए, होम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन का जो अप्रोच है, होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन का जो फिलॉसफी है, फिलोसॉफिकल अप्रोच है और जो फंडामेंटल अप्रोच है, उस अप्रोच को लेकर के आप किसी भी केस में, किसी भी स्टेज में आप उसमें ट्रीटमेंट का स्कोप रहता है। ऐसे पेशेंट भी हमारे पास काफ़ी आए हैं जिसमें
डॉक्टर ने एलोपैथिक हॉस्पिटल ने हाथ खड़ा कर दिया कि एडवांस स्टेज है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप पेशेंट घर लेके जाइए, अब जो होगा वो तो होने वाला है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे केस में पेशेंट हमारे पास आते हैं, और ऐसे केस में भी होम्योपैथी में ट्रीटमेंट का स्कोप है। इसमें हम ये नहीं बोलेंगे पेशेंट ठीक हो जाएगा या लाइफ स्पैन बहुत बढ़ जाएगा, ये बोलना मुश्किल होगा कि अगर स्टेज 4 का कैंसर है, काफ़ी एडवांस हो चुका है, तो इतना हम समझ सकते हैं कि हम अपने मेडिसिन दे करके उसके सफरिंग को कम कर सकते हैं, और सब कुछ अगर अच्छा रहा तो लाइफ स्पैन भी इम्प्रूव हो सकता है। इसमें भी हमारा अप्रोच वही रहता है, पेशेंट जो एडवांस केस में हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि उस पेशेंट में क्या सिम्टम अवेलेबल है। उसको दर्द है तो दर्द कब हो रहा है ज़्यादा, दर्द कैसे कम हो रहा है, और उसका मेंटल कंडीशन उस समय कैसा है, वो सब मिला करके हम उसको एक इंडिकेटेड मेडिसिन देते हैं। दे करके वो एडवांस स्टेज को भी हम डील करने का कोशिश करते हैं। अगर कोई भी सिम्टम्स अवेलेबल नहीं है, टोटल एडवांस केस है, तो हम एक अप्रोच है हमारा पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन, पूरा डिजीज़ के बेसिस में पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन करके भी हम उस केस को कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। सर होम्योपैथी ये कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने में मेंटल सिम्टम्स का क्या भूमिका है सर? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ये रोल ऑफ साइकी इन डिजीजेस अभी मॉडर्न मेडिसिन भी इसको काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर चुका है, जबकि होम्योपैथी इस चीज़ को आज से नहीं, होम्योपैथी जब से बना है 200 साल पहले से इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है कि साइकोसोमेटिक बेसिस ऑफ द डिजीज़। अगर कोई आदमी, कोई इंसान ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस में, दुख में, तकलीफ में, तनाव में रहता है तो उसके बॉडी का इम्यूनो एंडोक्राइन सिस्टम वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और बहुत ही नेगेटिव केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो कि कई तरह के डिजीज़ को पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है और उनके फैमिली में जेनेटिक डिस्पोजिशन है कैंसर का, तो ऐसे पेशेंट जो तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं उनको कैंसर भी हो सकता है अगर उनकी फैमिली में ये डिस्पोजिशन है और वो अभी काफ़ी तनाव में रहता है। और हमारे होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे मेडिसिन हैं जो ये साइकोसोमेटिक बेसिस और डिजीज़ को डील कर सकता है। यहाँ तक कि जो डिजीज़, जो बीमारी, जो डिजीज़ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से जो उत्पन्न हुई है उसको भी कई हद तक कंट्रोल कर सकता है। कैंसर के केसेस में एक केस मैं आपको बताऊंगा जो कि भी अंडर प्रोसेस है, आर्टिकल पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग ये जो आपने जो सवाल पूछा अभी, साइकोलॉजिकल बेसिस, वो पेशेंट में जो डिजीज़ हुआ था फाइलर ट्यूमर ब्रेस्ट। फाइलर ट्यूमर एक रेयर टाइप ऑफ ब्रेस्ट का कैंसर है, तो 2 बार सर्जरी कराने के बाद भी तीसरा बार उसको आया। कारण क्या था, वो लेडी को, जो लेडी थी उसका हस्बैंड उसको शुरू से टॉर्चर करता है, हैरेस करता है, ह्यूमिलिएट करता है, ठीक है, लेकिन उसका ह्यूमिलिएशन, उसका हैरेसमेंट, उसका एंगर वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ये डरती है कि अगर मैं बोलूँगी तो और हंगामा मचेगा। उसी डर में, उसी शर्मिंदगी में उसने अपना ज़िंदगी काटा और कैंसर जाके उसको बीमारी क्या हुई, कैंसर हुआ। कैंसर यानी ब्रेस्ट का कैंसर, जो कि 2 बार ऑपरेशन करने के बाद भी तीसरा बार आ गया, ठीक है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन एक बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। ऐसे केसेस में भी हमने मेडिसिन दे करके वो पेशेंट अभी 1 साल हो गया, रिकरेंस नहीं हुआ है, वो CT स्कैन भी करके हमने देखा वो ब्रेस्ट का मास जो था वो पूरा जा चुका है। ये साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो कि सिर्फ होम्योपैथी में संभव है, जो कि हम लोगों ने इस केस में किया। सर एक क्वेश्चन होम्योपैथिक स्टूडेंट्स की ओर से। सर कई बार हम देखते हैं कि वेल इंडिकेटेड रेमेडी देने के बाद भी हम कुछ उस मेडिसिन को देने के बाद भी ट्रीटमेंट कुछ प्रोग्रेस नहीं मिलता, तो सर क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि या जान सकते हैं कि सर कुछ कॉमन मेडिसिन कैंसर के लिए, जैसे गैस्ट्रिक कैंसर, लंग कैंसर, ओवरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, ये सब के लिए सर कुछ कॉमन मेडिसिन हो सकते हैं क्या जो होम्योपैथी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए? पहला आपने 2 सवाल पूछा यहाँ पर। पहला आपने पूछा कि इंडिकेटेड मेडिसिन देने के बाद भी काम नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि जो आपने मेडिसिन सिलेक्शन किया वो क्या सही था? क्योंकि अगर आप जानते हैं मेडिसिन, होम्योपैथी में अगर मेडिसिन का सिलेक्शन सही नहीं है तो रिजल्ट 0 होगा। वो मेडिसिन की तरह काम नहीं करेगा, प्लेसिबो की तरह काम करेगा अगर सिलेक्शन सही नहीं है तो, ठीक है। हाँ, अगर इफ़ यू आर वेरी मच श्योर कि हमने जो मेडिसिन सेलेक्ट किया है वो 100% सही है, फिर भी हम दे रहे हैं, पोटेंसी इंक्रीज करते फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा कोई भी केस हो, चाहे वो कैंसर हो या कोई और क्रॉनिक केस हो, अगर ऐसा कोई कंडीशन मिलता है आपको, तब आपको उसके पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री को जरूर इंक्वायर करना है। कि ऐसे केस में मास्टर हैनी मैंने बताया ऑब्स्टिकल टू रिकवरी, अब देयर मस्ट बी सम ऑब्स्टिकल, कुछ है जो मेडिसिन को काम करने से रोक रहा है, ठीक है। ऐसे केस में आपको पेशेंट पास हिस्ट्री में जाना है, फैमिली हिस्ट्री में जाना है और देखना है कि वो उसका पास्ट में ऐसा कौन कौन सा बीमारी से वो ग्रसित हुआ है, और या फिर फैमिली में ऐसी कौन सी बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो
हो सकता है ऐसा कोई टेंडेंसी है जो कि ऑब्स्टेकल की तरह काम कर रहा है, और ऐसे कंडीशन में इंटरकरेंट मेडिसिन देने से वो ऑब्स्टेकल रिमूव हो जाता है, फिर आप इंडिकेटेड मेडिसिन जाते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा सवाल था आपका कैंसर में कुछ कॉमन मेडिसिन। देखिए कैंसर, जहाँ तक सवाल कैंसर का सवाल है या किसी और भी बीमारी की आप बात करें, कॉमन स्पेसिफिक मेडिसिन तो होम्योपैथी में नहीं है, आप जानते हो अच्छी तरह से। वेयर देयर इज सिम्टम देयर इज मेडिसिन, सिम्टम स्पेसिफिक है होम्योपैथी, डिजीज स्पेसिफिक होम्योपैथी नहीं है। पेशेंट आता है, आपको सिम्टम्स लेना है, सिम्टम्स लेकर के जो मेडिसिन को रिलेट करता है, मैच करता है, एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज मैच कर, एक्साइटिंग कॉज फंडामेंटल कॉज मैच करता है, पर्टिकुलर इन क्रॉनिक केस वैसे मेडिसिन को आपको देना होता है। जहाँ तक कुछ आप ये बोल सकता हूँ मैं, कुछ फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन, अभी फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन बोलना भी गलत होगा, क्योंकि कोई पेशेंट जो आता है वो पेशेंट का अपना सिम्टम होता है। जैसा वो कोई लाइकोपेडिन सिम्टम लेकर आता है, कुछ कोई सेपिया का सिम्टम लेकर आता है, कोई नाइट्रोजन का सिम्टम लेकर आता है। ऐसे कंडीशन में कॉमन मेडिसिन के बारे में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर भी जो हमारे लिटरेचर में अवेलेबल है कि दीज आर द कॉमन एंटी कैंसर रेमेडी। फॉर एग्जांपल हाइड्रेस्टिस, हाइड्रेस्टिस एक बहुत ही अच्छा एंटी कैंसर रेमेडी है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, लंग कैंसर के लिए, लीवर कैंसर के लिए, लाइक दैट। स्क्रोफ्लोरियन नोडोसा एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए, ठीक है। और आप ऐसे रेक्टल कार्सिनोमा के लिए आप एजार्डेड इंडिका बोलिए, रूटा बोलिए, ठीक है, वो रेक्टम कैंसर में वो जो कि लिटरेचर में लिखा हुआ है, काफ़ी इनका काफ़ी अच्छा एक्शन है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में। स्टमक कैंसर में तो ऑरेंथोगैलम के बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मेडिसिन मैं बोल रहा हूँ अगर आप केस में देने लगो तो केस ठीक हो जाए, नो, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ इट। अगर सिम्टम्स अवेलेबल है, अगर आपका तब आप प्रिस्क्राइब करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सर जैसे हमको जानने को मिलता है कि सर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी दिया जाता है, रेडियोथेरेपी दिया जाता है, सर होम्योपैथी उतना प्रचलित नहीं है कि कैंसर के लिए हम लोग दें, ये कॉमन इंसान के लिए उतना प्रचलित नहीं है। तो सर क्या हम इस पर अपना एविडेंस पेश करके या रिसर्च पेश करके हम लोग ये बता सकते हैं कि सर कैंसर के लिए होम्योपैथी भी इतना स्पेसिफिक है बेस्ड ऑन एविडेंस? सर क्या इस पर काम हो रहा है हमारे में? देखिए अभी हम लोग रिसेंटली चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ में MOU किया, तो हम अपना कैंसर डेटा शेयर कर रहे हैं। बहुत सारा रिसर्च वर्क हम लोग का चल रहा है कैंसर के ऊपर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च कोलकाता, उनके साथ भी काफ़ी सारा रिसर्च वर्क चल रहा है। IIT खड़गपुर के साथ चल रहा है, तो रिसर्च वर्क हो रहा है ताकि हम होम्योपैथिक मेडिसिन का जो एफिनिटी है इन विट्रो स्टडी में और एनिमल स्टडी में उसको दिखा सकें। और जहाँ तक सवाल है कि होम्योपैथी अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी लोगों में ये प्रचलित है होम्योपैथी कारगर है होम्योपैथी में कैंसर को लेकर के। और जहाँ तक केमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी का सवाल है और होम्योपैथी का जो स्कोप है उसके बारे में मेरा एक अपना एक्सपीरियंस और मेरे अपने फीलिंग्स है कि अगर आप इंटीग्रेट करते हो एलोपैथी को होम्योपैथी के साथ इंटीग्रेट करते हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली डबल मिलेगा। कि हमने ऐसे केस में देखा है, केमो चल रहा है कोई बात नहीं, केमो करिए, साथ में होम्योपैथी दीजिए। इन फ्यूचर अगर हम इंटीग्रेट कर पाए, अगर हमारा गवर्नमेंट ये स्टैंड ले या हम होम्योपैथी एंड एलोपैथी को मिला करके कैंसर ट्रीटमेंट करेंगे, दोनों को मिलाकर चलेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होगा, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। और क्योंकि कैंसर को ट्रीट करते हुए सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि कैंसर बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। अगर आपने जो मेडिसिन सेलेक्ट किया वो मेडिसिन सही नहीं है और आप टाइम वेस्ट करते रहे, तो हो सकता है कि वो पेशेंट का जो सर्जरी का स्कोप था वो सर्जरी का स्कोप भी चला जाए, ठीक है, और पेशेंट और एक एडवांस स्टेज में चला जाए, जिससे कि जो गोल्डन टाइम होता है वो मिस हो जाए और पेशेंट कहीं का ना रहे। तो इसलिए अगर आप इंटीग्रेट करके चलो तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। एंड दूसरा जो जहाँ तक केमोथेरेपी का रेडियोथेरेपी सवाल है, कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि काफ़ी अवेयर है आज कि केमोथेरेपी लेने के बाद भी डिजीज रिकर करता है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। पेशेंट खुद बोलता है कि हमारे गांव में हमने देखा 4 लोग कैंसर हुआ, सर्जरी हुआ, केमो हुआ, 1 साल के बाद पेशेंट डेथ हो गया। तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, यही बोलकर आते हैं कि हम केमो एंड रेडियोथेरेपी नहीं लेना चाहते, हम होम्योपैथी कराना चाहते हैं। ऐसे पेशेंट को भी हम एडवाइस करते समझाते हैं कि देखिए आपका कैंसर भी इस स्टेज पर है, अगर अभी आप सर्जरी कराते हैं तो ये फ़ायदा होगा, सर्जरी नहीं कराते तो आपका ये नुकसान हो सकता है। कि हर केस में होम्योपैथी ही बेस्ट है, ये बोलना गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। कई सारे कैंसर ऐसे जस्ट लाइक योर ब्रेस्ट कैंसर इज़ ए वेरी स्लो ग्रोइंग कैंसर, ठीक टाइम में अगर उसका ऑपरेशन अगर कर दिया जाए तो पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़ता है, और साथ में होम्योपैथी दिया जाए तो चांस ऑफ रिकरेंस भी कम हो जाता है, पेशेंट लंबे समय तक फ्री फ्रॉम कैंसर रह सकता है। तो सर्जरी विद होम्योपैथी।
और ऐसा भी केमोथेरेपी हो गया उसके बाद भी आकर होम्योपैथी ले सकता है। जो रेसिडुअल डिजीज रह जाता है वो होम्योपैथी से चला जाता है। जो केस हमने देखा है यहाँ पर, एक केस था सीए रेक्टम का, केमोथेरेपी करा के आने के बाद उसका रेसिडुअल डिजीज रह गया, साइकिल कंप्लीट हो गया, लेकिन रेक्टम में ये जो थिकनिंग ऑफ द रेक्टम है, इरेगुलर थिकनिंग ऑफ द रेक्टम वो रह गया, एंड दे डायग्नोज दैट